70,000 करोड़ के बारे में जब मीडिया कर्मी उनसे पूछा कि भाई आप तो ईमानदार अपने आप को बता रहे हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला का उजागर क्या कर रहा है, तो ये पैसा गया कहाँ? तो इनका जवाब सुन के आपको बहुत हंसी आई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वो हमने नहीं किया है, आरजेडी वालों के साथ जब हमने गठबंधन किया था तो वो 70,000 का लिपापोती करके निकल गया। तो नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई-मीडिया। इस वक्त मेरे साथ बहुचर्चित चेहरा मिथिलेश कुमार साथी साफ पार्टी के प्रत्याशी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक। आपको हम यह बताते चले कि इनकी तैयारी महनार विधानसभा क्षेत्र से है, साफ पार्टी के बैनर तले, और बहुत ही जुझारू सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय जनप्रतिनिधि हैं। अब तक तमाम जनप्रतिनिधि आए, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो है महनार की सेवा किए, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। लोग सिर्फ और सिर्फ विधायक बने। जनता को जो अमीर बनाने का ठाना था, जनता को जो उनके बच्चों को शिक्षित करने का जो वादा किया था, वो असफल रहा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने तहकीकात किया यहाँ, तो यहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। लगे हाथ इन सब मुद्दों पे हम साथी जी से बात कर लेते हैं कि इनके नज़र में क्या है। क्या मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? क्या मेरी सर्वे जो है गलत तो नहीं है? इस संदर्भ में सबसे पहले ई-मीडिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, आपका भी स्वागत। मेरा जो सवाल है महनार के विकास को लेकर के, महनार विधानसभा क्षेत्र का विकास को लेकर के, मैंने सर्वे किया, उसमें ये पाया कि रोड की स्थिति वैसी ही है। कुछ रोड तो अभी भी बनी नहीं है, सिर्फ उस पर कंक्रीट वगैरह बिछा के छोड़ दिया गया है। पानी आज भी इतना लग जाता है। लोग वादे करते हैं कि हमने महनार में बहुत सारे कार्य किए। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। विकास को दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर बाधित कर रखे हैं। न तो विधायक का कोई इसमें अहम रोल है विकास को आगे ले जाने में, और न ही सरकार का। विधायक जी हैं तो वो जन समस्याओं को घर घर जाकर के सुन नहीं रहे हैं। किससे कितना घूस लिया जा रहा है, ये बात वो सुनते भी हैं तो जानबूझ करके नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको सब पता है। अभी इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना उसी को कहते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में हर व्यक्ति से आवास सहायक 2-2 हज़ार रुपया लिया। हमने पंचायत दर पंचायत मीटिंग करके लोगों से वीडियो क्लिप बना कर रखे हैं। लोगों से जो इंटरव्यू लिया, बातचीत किया, उसमें लोगों ने जो कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि बिना पैसा लिए हुए हमारा जियो टैग कर दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास सहायक। तो ये एक गंभीर समस्या है। आप पूछ रहे थे कि विकास कैसे बाधित हो रहा है, तो यहाँ जब विपक्ष का कोई व्यक्ति विधायक चुना जाता है तो उसकी बात को सरकार बिल्कुल इग्नोर करके चलती है। अगर वह कोई प्रोजेक्ट बना के सरकार को देता भी है तो सरकार उसे नज़रअंदाज कर देती है। सरकार को ऐसा लगता है जैसे विपक्ष ने जिस भूभाग पर जीत हासिल किया है वह पाकिस्तान है, और सरकार को केवल वही लगता है अपना देश है जहां पर उसके अपने प्रतिनिधि होते हैं। तो सरकार होती है। सरकार को ऐसी सौतेली व्यवस्था नहीं करना चाहिए। और जिन विधायक को इन्होंने चुना है, जिन विधायक को यहाँ के लोगों ने चुना है, उनमें भी उतना कर्मठता नहीं है कि अपने टैलेंट के बदौलत सरकार से अपना अधिकार लेके, अपनी जनता का अधिकार लेके, उसका हक लेके उसके पास तक पहुंचा दे। अभी आप महनार विधानसभा क्षेत्र में किसी भी सड़क में चले जाए, जो बिहार सरकार की सड़क है, केंद्र सरकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिहार सरकार की सड़कों पर आप चले जाएं तो रोड जर्जर है, रोड में घाटी बनी हुई है,
पता नहीं चलेगा कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। आपने ही कहा है कि मुझे लगता है कि कुछ रोड के नाम पर बोर्ड लगा करके पैसा उठा लिया गया है। अब इसका क्लियरेंस तो आरटीआई लगाने के बाद ही होगा, लेकिन अगर कोई रोड 6 साल 7 साल से जर्जर है और वो उसका काम नहीं हो रहा है, तो इस बात को मान लेने में कोई बुराई नहीं है कि रोड पेपर पर चकाचक हो गया, ऑन द ग्राउंड कुछ भी नहीं है। जनता का क्या रवैया रहता है इन सब मामले में? क्योंकि पिछले 40 साल से बिहार की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। जनता का हमेशा ये क्लेम होता है कि देखिए विधायक जी वोट ले लिए और जाके वहाँ बस गए, ये बेईमान है, ये ऐसे। तो जनता ऐसे लोगों को क्यों लेकर के आती है, इस पर क्या आपका विचार होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जनता यहाँ का 100% शिक्षित नहीं है, तो इसका लाभ सरकार उठा रही है। जब नीतीश सरकार सत्ता में आई थी उस समय बिहार की साक्षरता 47% थी और 20 साल बाद अभी बिहार की साक्षरता 63% है। तो इन्होंने 20 साल में जो साक्षरता बढ़ाया, प्रतिवर्ष 1% भी नहीं बढ़ा पाया। अब इनकी क्या मंशा है? जाति पाति करके निरक्षर लोगों को उनके निरक्षरता का लाभ उठा करके सत्ता में बने रहना है, या सत्ता में रह करके जनता को दोहन और शोषण करने की इनकी मानसिकता है? क्योंकि ये साक्षरता पर खर्च करने के बजाय ये खर्च कहाँ करते हैं? जहां पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी आपने देखा होगा पूरे बिहार में बंद खंडहर बने हुए कुओं की उड़ाही की गई है, जिसका पानी आज भी कोई नहीं पीता है। किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या नेता को उस कुएं का पानी पीने के लिए दे दिया जाए तो वो फेंक के भागेंगे, आप पर नाराज भी हो जाए। तो वैसे कुआं को क्या ऐतिहासिक विरासत बना करके देखना चाहते हैं, इसलिए उड़ाही किए, या सरकार के फंड के पैसा को उड़ाना था उनको इसलिए उड़ाही किए? अभी फंड की बात जब आ रही है तो एक और अभी हाल फिलहाल में कैग ने एक घोटाला का उजागर किया है। 70,000 करोड़ रुपया ऐसा इन्होंने खर्च किया है जिसका कोई जवाब ही, लेखा जोखा ही नहीं इनके पास। 70,000 करोड़? 70,000 करोड़, ये बड़ी खबर है। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला बिहार सरकार में आया है। आगे की बात को हम जानकर आपको बताते हैं। हाँ। तो ये 70,000 करोड़ के बारे में जब मीडिया कर्मी उनसे पूछा कि भाई आप तो ईमानदार अपने आप को बता रहे हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला का उजागर कैग कर रहा है, तो ये पैसा गया कहाँ? तो इनका जवाब सुन के आपको बहुत हंसी आई। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वो हमने नहीं किया है, आरजेडी वालों के साथ जब हमने गठबंधन किया था तो वो 70,000 का लिपा पोती करके निकल गया। तो उस वक्त ये क्या कर रहे थे? तो अब सुनिए, अरे वो जबरदस्ती घुस गया था इनके सरकार में। इनके सरकार को उसने किडनैप कर लिया था, हाईजैक कर लिया था कि इन्होंने उसे पंखा डुला करके बुलाया था अपने सरकार। तो जब आप किसी को सरकार में बुलाएंगे तो उनके चाल चरित्र तो आप देखेंगे, और जब आप उनके खिलाफ चुनाव लड़के सरकार बनाए थे, सत्ता में आए थे, लोगों को कहे थे कि जंगल राज के खिलाफ हमको वोट दीजिए, और लोगों ने वोट दिया, तो क्या सोच करके फिर उसके साथ जंगल राज में गए थे? तो आपको तो मालूम था कि जंगल राज में जा रहे हैं, लूट खसोट होगा, तो आपने केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए 70,000 करोड़ रुपया लुटवा दिए। और जानते हैं, अगर किसी सरकार के कैबिनेट के कोई मंत्री स्कैम में फंसा पाया जाता है, घोटाला का आरोपी पाया जाता है, तो उसके धधक से मुख्यमंत्री नहीं बच सकता है। मास्टरमाइंड का मुख्य आरोपी उसी को माना जाएगा। पूरे स्कैम का मास्टरमाइंड मुख्यमंत्री को ही माना जाता है, इसलिए यह कह के वह नहीं बच सकते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी में वो घुसे हुए हैं और बचे हुए हैं। जिस दिन सत्ता से बाहर निकलेंगे उस दिन इनको कानून नहीं छोड़ेगा, उस दिन वो ये कानून के गिरफ्त में आ ही जाएंगे। क्या ऐसा माना जा सकता है कि सत्ता पर बैठे लोग जो होते हैं, जो मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बैठे लोग होते हैं, क्या उनके लिए कानून नहीं होना चाहिए कि अगर उन्होंने अभी गलती किया,
जैसे 17,000 करोड़ का घोटाला किया और जानकारी मिली, तो एट ए टाइम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है या भविष्य में इस तरह की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती है कि उनको पोस्ट से हटाया जाए और उसकी वसूली की जाए? क्योंकि ऐसे होगा तब तो जो भी सत्ता में जाएंगे वो घोटाला करेंगे और केस लड़ करके जो है अपना जीवन को जीते रहेंगे, अपने बाल बच्चे को बेहतर कर लेंगे। ऐसी व्यवस्था को हैंडल करने के लिए लोकतंत्र में जनता के पास फुल पावर है। जनता के हाथ से अगर आप पावर छीन के किसी ब्यूरोक्रेट के पास में यह पावर दे देंगे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। लोकतंत्र ही कायम रहे, फाइनल डिसीजन जनता के हाथ में ही होगी। और आज भी 70,000 करोड़ रुपया का इन्होंने घोटाला किया, जनता को मालूम हो गया, अब जनता इनको उखाड़ के फेंक दे। अगर मान लेते हैं कि इस तरह की कोई पैरेलल में व्यवस्था हो कि सरकार गलत करे तो उसको एक ब्यूरोक्रेसी लोकपाल या कोई अन्य है ब्यूरोक्रेट सिस्टम डेवलप करके रख दिया जाए जो उसको स्कैनिंग करेगा, पकड़ेगा, सजा देगा, तो ऐसी व्यवस्था यदि आप डेवलप कर देते हैं तो हो सकता है कि उसी का नियत खराब हो जाए, अच्छी सरकार को बदनाम करके उसको सत्ता से विमुक्त कर देगा, सत्ता से बाहर कर देगा। तो ये पावर जनता के हाथ में आज भी है और आगे भी रहना चाहिए। ये पावर जनता के हाथ से नहीं जाना चाहिए। जब तक ये पावर जनता के हाथ में है तभी तक यह सिस्टम लोकतंत्र है। जिस दिन यह पावर न्यायपालिका को मिल जाएगा उस दिन यह सिस्टम लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। जिस दिन यह पावर किसी ब्यूरोक्रेट को दे दिया जाएगा, किसी बोर्ड को, किसी कमीशन को दे दिया जाएगा, उस दिन यह लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। तो जनता के पास तो है ही, इन्होंने स्कैम किया है, जनता मारे वोट का चोट, इनको बाहर करे क्या? लेकिन यहां जनता कहां गच्चा खाती है? साक्षरता के अभाव में। जनता 100% साक्षर नहीं है। जो आज भी जो 30-35% लोग, 37% लोग निरक्षर हैं, उनका निरक्षरता का लाभ उठा करके, पैसा का खेल खेल करके, जो स्कैम में पैसा ये लोग इकट्ठा करते हैं उसका खेल खेल करके ये लोग लोकतंत्र को हाईजैक कर लेते हैं। तो अब देखिए कहां तक जनता साक्षर होती है और कहां तक जनता समझ पाती है। जिस दिन जनता समझ जाएगी इन लोगों की फितरत को, जातिवाद में बांट करके ये लोग जिस तरह से सत्ता में बने हुए हैं, इस बात को जिस दिन जनता समझ जाएगी उस दिन इन लोगों को उखाड़ के फेंक देगी। तो आपने देखा जनता जनार्दन से इन्होंने कहा है कि यदि आप चाहते हैं बदलाव तो वोट की चोट दीजिए, आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। जब आप वोट की चोट देंगे तो ये सरकार बदल जाएगी, ये व्यवस्था बदल जाएगी, भ्रष्टाचार दम तोड़ देगी। अगर आप वोट की चोट नहीं देंगे और नोट की चोट को आप बर्दाश्त कर लेंगे, आप एक्सेप्ट कर लेंगे, आप स्वीकार कर लेंगे, तो ये व्यवस्था और चरमरा जाएगा और जो भ्रष्ट नीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है वो और बलवती हो जाएगा। और जब भी भ्रष्टाचार बलवती होगा तो वो आपका दोहन करेगा, आपको समाप्त कर देगा। फिर आप किसी से कहने लायक नहीं रहेंगे और जो गलत लोग हैं, जो नेगेटिव सोच के साथ शासन करते हैं बिहार के ऊपर, उनकी शक्ति जो है आप पर हावी होगी। फिर आप 5 साल नहीं 50 साल आप रोते रहेंगे और तब तक आपकी स्थिति बदल जाएगी। आपके परिवार, बाल बच्चे सब जो है धराशाही हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे थे मीडिया, जिस बेबाकी से साथी जी ने जवाब दिया, इसी बेबाकी से आप भी इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अमल भी करें जो ये कहना चाहते हैं। और आप हमारे पोर्टल को सर्च कर सकते हैं www.emediaupdate.in और ई मीडिया के नाम से फेसबुक और यूट्यूब पर। धन्यवाद।